नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत और ब्राजील 20 बिलियन डॉलर के म्यूचुअल ट्रेड का लक्ष्य बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजीलिया में भारत ब्राजील ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि चर्चाओं के दौरान हमने सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है और अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फुटबॉल ब्राजील का जुनून है और क्रिकेट भारत के लोगों का। बॉल बाउंड्री के पार करें या गोल में डालें, जब दोनों एक ही टीम में हों तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो समझौता किया गया है, उससे हमारे ग्रीन गोल को नई दिशा और गति मिलेगी। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग भारत और ब्राजील के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट और मानव केंद्रित इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। दोनों पक्ष ब्राजील में यूपीआई को अपनाने में सहायता करने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें डिजिटल और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी। कृषि और पशुपालन में भारत और ब्राजील का सहयोग काफी पुराना है। अब हम कृषि अनुसंधान और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। मोदी ने कहा कि आज जब विश्व तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, भारत और ब्राजील की ये साझेदारी स्थिरता और संतुलन का उदाहरण है। हम एकमत हैं कि सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। हम मिलकर भारत मर्कोसूर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज जो समझौता किया गया है, उससे हमारे ग्रीन गोल्स को नई दिशा और गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत सहित ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने डॉलर को किंग कहा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर वे ब्रिक्स में हैं तो उन्हें 10% शुल्क देना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को गिराने और इसे मानक से हटाने के लिए की गई थी। अगर वे अपना खेल खेलना चाहते हैं तो ये ठीक है, मैं भी उनका खेल खेल सकता हूं। इसलिए जो भी ब्रिक्स में है उसे 10% शुल्क देना होगा। BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff just for that one thing, and they won't be a member. वहीं भारतीय एक्सपोर्टर्स ने आयात पर टैरिफ बढ़ोतरी को 9 जुलाई से 1 अगस्त तक स्थगित करने के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का ज्यादा समय मिल सकेगा। इस संबंध में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को स्थगित करना अमेरिका की अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ये बातचीत के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, जो हमारे वार्ताकारों को शेष विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है। सहाय ने कहा कि अगर अमेरिका इस महीने के अंत तक कम से कम वस्तुओं पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देता है, तो 1 दर्जन देशों को कवर करने वाले प्रपोज्ड टैरिफ भारत को ज्यादा लाभ प्रदान कर सकते हैं।
अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने पहले कहा था कि वॉशिंगटन कई व्यापार सौदों पर समझौते तक पहुंचने के करीब है, क्योंकि अंतिम समय में विभिन्न देशों से बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। उनकी टिप्पणियों से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई बड़े व्यापार सौदों की घोषणाओं का संकेत मिलता है। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया है। ये ऐप बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करता है, यानी यूजर इस ऐप के जरिए एक दूसरे को इंटरनेट के बिना भी मैसेज भेज सकेंगे। ये प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसके लिए किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फोन नेटवर्क की भी जरूरत नहीं होती है। फिलहाल ये ऐप केवल आईफोन यूजर्स के लिए टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बिटचैट ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क पर काम करता है, जिसमें स्मार्टफोन आपस में छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हैं और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं। ब्लूटूथ के जरिए काम करने के कारण इसे वाईफाई या मोबाइल डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐप खास तौर पर उन जगहों पर उपयोगी है जहां इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है या जहां नेटवर्क बंद है। ट्रेडिशनल मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के उलट बिटचैट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके लिए यूजर्स को ईमेल या फ़ोन नंबर से अकाउंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैसेज केवल यूजर्स के डिवाइस पर स्टोर होते हैं और कुछ समय बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं। इससे यूजर्स की प्राइवेसी और सेंसरशिप से सुरक्षा तय होती है। बिटचैट अभी बीटा टेस्टिंग फेज में है और सिर्फ एप्पल के टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लॉन्च के तुरंत बाद इसने 10,000 टेस्टर्स की लिमिट को छू लिया। जैक डोर्सी ने ऐप का व्हाइट पेपर और बीटा इनविटेशन पब्लिकली शेयर किया। बीटा फेज में डेवलपर्स बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और रिले स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। फाइनल रिलीज में वाईफाई प्रोटोकॉल को शामिल करने का प्लान है, ताकि पिक्चर्स और वीडियोस जैसे रिच कंटेंट को भी शेयर किया जा सके। भविष्य में इसे और प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल कराने का भी कंपनी का प्लान है। भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए समुद्र के भीतर 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन का अभियान शुरू किया है। इस स्ट्रेटेजिक परियोजना के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के द्वार खोले हैं और कई देशों के साथ साझेदारी पर बातचीत हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह परियोजना भारतीय समुद्री सीमा के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में डीप वाटर हाइड्रोकार्बन खोज के रूप में शुरू की जा रही है। ये इलाका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं मिली हैं। परियोजना के अंतर्गत ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां मुख्य भूमिका निभाएंगी। सरकार ने विदेशी तेल कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञ संस्थाओं को भी इस अभियान में भागीदारी के लिए इनवाइट किया है। नॉर्वे, रूस और अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ एमओयू करने पर भी विचार जारी है। सरकार ने मल्टी क्लाइंट सिस्मिक डाटा अधिग्रहण, 3D सब सरफेस मैपिंग और अत्याधुनिक डीप वाटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक निविदा यानी ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। इन तकनीकों के जरिए समुद्र की गहराई में 3000 मीटर तक खुदाई कर तेल भंडारों का परीक्षण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने यूपीआई में नई सुविधाएं शुरू की हैं। इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, लोन और इंश्योरेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन और अन्य अनेक सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील, ट्रिनिडाड और टोबैगो यात्रा के दौरान यूपीआई की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का नया उदाहरण देखने को मिला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई। ट्रिनिडाड और टोबैगो यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियन कंट्री बन गया है। दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और इंडिया स्टेक सॉल्यूशंस जैसे डिजिलॉकर, ई साइन और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जीईएम यानी जेम के क्रियान्वयन में सहयोग पर भी सहमति जताई। इसके अलावा एनपीसीआई और यूरो बैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसका मकसद उनके आर्थिक संबंधों को गहरा करना था। घरेलू स्तर पर भी यूपीआई लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अकेले जून 2025 में यूपीआई के जरिए 24 करोड़ 3,930 करोड़ रुपए के लेन देन दर्ज किए गए। ये वृद्धि हर साल कई गुना बढ़ रही है। जुलाई 2025 में यूपीआई लेन देन का मूल्य 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिसकी संभावना 80% तक
मानी गई है। वहीं एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक 7 जुलाई तक यह आंकड़ा 6,60,102 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भारत का सफल अनुभव ब्राजील के साथ साझा करने में खुशी होगी। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल इस साल के अंत तक अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी 10 से 12% तक हो सकती है। पिछले साल जुलाई में जियो, एयरटेल और वीआई जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तब ये बढ़ोतरी 11 से 23% तक हुई थी। मोबाइल रिचार्ज के टैरिफ से लोगों की जेब पर काफ़ी असर पड़ता है और अब एक बार फिर टेलीकॉम कंपनियां इसकी तैयारी में हैं। मई 2025 में भारत में करीब 7.4 मिलियन नए मोबाइल यूजर्स एक्टिव हुए हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को भरोसा है कि यूजर्स महंगे प्लान भी ले सकते हैं। अब देश में एक्टिव मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1 अरब 8 करोड़ है। इसमें रिलायंस जियो के यूजर्स की संख्या 5.5 मिलियन है, वहीं एयरटेल को 1.3 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। घरेलू रसोई का बजट एक बार फिर गड़बड़ाने लगा है। जून के महीने में टमाटर और आलू की बढ़ी कीमतों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थालियों को महंगा कर दिया। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेजिटेरियन थाली की कीमत में 3% और नॉन वेजिटेरियन थाली की कीमत में 4% की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर की कीमत में 36% और आलू की कीमत में 4% की तेजी इसका मुख्य कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वेजिटेरियन थाली की कीमत मई में 26 रुपये 20 पैसे की तुलना में जून में 3% बढ़कर 27 रुपये 10 पैसे हो गई, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत मई में 52 रुपये 60 पैसे थी, जो जून में 4% बढ़कर 54 रुपये 80 पैसे हो गई। क्रिसिल की एक इकाई की मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट में बताया गया है कि आवक में 8% की गिरावट के कारण टमाटर की कीमत में 36% तक की वृद्धि हुई। इसके अलावा उपभोक्ताओं को आलू की भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 17 दवाओं की एक लिस्ट बनाई है, जिनके बारे में कहा है कि अगर इनकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई है या इनका उपयोग नहीं किया गया है तो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की बजाय टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए, ताकि घर के लोगों और पालतू जानवरों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस सूची में ट्रामाडोल, टेपेंटाडोल, डाइजेपाम, ऑक्सीकोडोन और फेंटेनाइल जैसी दवाएं शामिल हैं, जो ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं। कुछ मामलों में तो इनकी सिर्फ एक डोज ही बहुत घातक हो सकती है। देश में इस साल खरीफ सीजन की मुख्य फसलों की बुवाई में सरकारी आंकड़ों के अनुसार तेजी आई है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ फसलों का रकबा 46,66,000 हेक्टेयर ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार धान का रकबा पिछले साल की तुलना में 4,78,000 हेक्टेयर बढ़ गया। खरीफ 2024-25 में अब तक धान का रकबा 64,52,000 हेक्टेयर था, जो इस समय 69,30,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। 4 लेबर कोड सहित कई अन्य मांगों को लेकर श्रमिक संगठन आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। इसमें करीब 25 करोड़ कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, जिनमें बैंक, डाक, बीमा, परिवहन उद्योग और कोल माइनिंग जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जिन मुद्दों और कानूनों को लेकर कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा पहले से लागू किया जा चुका है। 17 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी यूनियनों ने अपनी 17 मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एनएमडीसी लिमिटेड, खनिज और इस्पात कंपनियों के कर्मचारी यूनियनों, बैंक और बीमा कंपनियों से जुड़ी यूनियनों, राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक संगठनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल का व्यापक असर है। पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद वामपंथी दलों के कार्यकर्ता जादवपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को
बाधित कर दिया। इन कार्यकर्ताओं ने ट्रैक पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रेल सेवाओं को ठप करने की कोशिश की। इसके अलावा वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने एक पदयात्रा भी निकाली जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इनका कहना है कि सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में श्रमिक अधिकारों का हनन कर रही है। सिलीगुड़ी में सरकारी बसों के चालक एहतियात के तौर पर हेलमेट पहन रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस बंद और हड़ताल का कोई खास असर नहीं दिखा और सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य है। ये थी कॉर्पोरेट दुनिया की आज की कुछ खास खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.